नमस्कार दोस्तों, फेयर कॉपी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ईआरजी थ्योरी के बारे में। ठीक है जी। तो ईआरजी थ्योरी यहाँ पर हम कम से कम 3 पॉइंट समझेंगे। मुख्य जो बिंदु रहेंगे इसके वो हमें देखना है। यहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ईआरजी थ्योरी का जो संबंध है दोस्तों, वो संबंध है मोटिवेशनल थ्योरी को लेकर के। मोटिवेशनल थ्योरी हम कहाँ पर पढ़ते हैं दोस्तों? वो पढ़ते हैं हम लोग ह्यूमन रिसोर्स के टॉपिक में, आपकी मैनेजमेंट और कॉमर्स दोनों जगह पर आता है। अब मोटिवेशनल एस्पेक्ट में क्यों पढ़ना है हमको? क्योंकि सर मैनेजमेंट जो है वो एम्प्लॉयज को लेकर के, ह्यूमन बींग्स को लेकर के मैनेज किया जाता है, तो उनके बीच में मोटिवेशन बना रहना चाहिए ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छा काम करें। तो मोटिवेट कैसे होंगे, इस चीज को लेकर के अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपनी थ्योरीज दी हुई हैं। तो एक जो विद्वान है हमारे पास दोस्तों, वो उनका नाम है क्लाइटन अल्डरफर। क्लाइटन अल्डरफर, इनका नाम तो अल्डरफर है पर मैं इनको डफर मानता हूं। क्या मानता हूं मैं इनको? डफर मानता हूं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, बड़े इत्मीनान से देखिएगा और समझिएगा ताकि आपको बहुत इजी हो जाए समझने के लिए। क्या नाम है इनका? क्लाइटन अल्डरफर। पर नाम क्या ये है? क्या ये डफर आदमी है? डफर क्यों? अल्डरफर डफर, अल्डरफर डफर। डफर क्यों है सर? डफर इसलिए है सर क्योंकि इसने क्या किया है, जो अपनी ईआरजी थ्योरी दी है ना, वो चेपी है कहां से? मैस्लो से। मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी जो है उसको इसने बदलाव किया कुछ और अपनी थ्योरी बना दी। इसका नाम क्या है? ईआरजी थ्योरी। तो ईआरजी थ्योरी किसने दी है? अल्डरफर। अल्डरफर डफर, ईआरजी डफर, ईआरजी डफर। डफर क्यों? क्योंकि इसने कहीं से कॉपी किया हुआ है। ठीक है जी। तो ये तो हो गया आपको याद कि ईआरजी थ्योरी किसने दी है? डफर ने दी थी। डफर ने कहां से? मैस्लो से कॉपी किया। ठीक है जी। चलिए अब आते हैं, तो अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपके पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी का। अगर आपको नहीं है तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है जी। चलिए जी, तो देखते हैं सर कि क्या कहानी है। क्लाइटन अल्डरफर जो है रिवाइज्ड मैस्लोज थ्योरी एंड कैटेगराइज नीड्स इनटू 3 कैटेगरीज एज एग्जिस्टेंस नीड, रिलेटेड नीड्स एंड ग्रोथ नीड। देखिए मामला कुछ ऐसा है दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा आगे ले चलता हूँ। यहाँ पर मैस्लो ने ये 5 प्रकार की नीड जो है वो बताई हुई है। ठीक है जी। एक बार आप इसको पढ़ लीजिए। फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, लव एंड बिलोंगिंग, एस्टीम एंड क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मैं यहाँ पर आपको ये 5 थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मुझे पढ़ाना है आपको ये 3 थ्योरी। तो इन 3 को पता होने के लिए ये पता होना चाहिए। अगर ये पता नहीं है तो पहले ये पता कर लिया जाना चाहिए। ठीक है जी। तो अब मैं वापस से आता हूँ यहाँ पर जहाँ पर मैं था। तो क्या किया इसने कि इस 5 चीज को, इन 5 चीजों को इसने 3 में कन्वर्ट कर दिया। किसमें? एग्जिस्टेंस में, रिलेटेडनेस में और किसमें? ग्रोथ में दोस्तों। ठीक है जी। अब मैं आगे पहुंचूंगा, परंतु एक बात मुझे और समझानी है। वो क्या समझानी है कि इसने क्या किया? अल्डरफर जो है फॉर्मुलेटेड 2 प्रिंसिपल, इसने अपने 2 सिद्धांत दिए हुए हैं। ध्यान रखिएगा, सवाल यहां से भी आ सकता है। पहला सिद्धांत ये दिया हुआ है सेटिस्फैक्शन प्रोग्रेस प्रिंसिपल। सेटिस्फैक्शन प्रोग्रेस प्रिंसिपल मतलब क्या होता है? इसने ये कहा है कि देखिए, जब भी आप किसी एक टारगेट को पूरा कर लेते हैं तो आप इंसान के मन में एक ऐसी चुल होती है कि वो अगली स्टेज पर जाना चाहता है, वो अपनी अगली आवश्यकता पूरा करना चाहता है। लाइक व्हाट? अगर आपके पास साइकिल है तो आप 2 व्हीलर चाहते हैं, 2 व्हीलर है तो आप कार चाहते हैं, और कार है तो आप एक बहुत अच्छी कार चाहते हैं, बहुत अच्छी कार है तो आप हेलीकॉप्टर चाहते हैं, हेलीकॉप्टर है तो आप फिर जेट चाहते हैं। ठीक है। और अगर जेट भी है तो आप 10 जेट चाहते हैं, और 10 जेट है तो फिर सबसे फास्ट वाला आप चाहते हैं। इस प्रकार से जो इंसानों की आवश्यकताएं हैं वो सेटिस्फेक्शन प्रोग्रेशन सिद्धांत पर, प्रिंसिपल पर काम करती हैं। इंडिविजुअल्स कैन फुलफिल अ couple of needs at the same time once a need is satisfied। जैसे ही उसकी आवश्यकता एक पूरी होती है, it leads to the development of other need। उसकी जैसे ही एक आवश्यकता पूरी होगी वो अगली आवश्यकता पर पहुंच जाएगा, वहां पर काम करने लग जाएगा। ठीक है जी। तो इसे उसने कहा है सेटिस्फेक्शन प्रोग्रेशन प्रिंसिपल। ठीक है जी। चलिए, असर्शन एंड रीजनिंग में भी इसका सवाल आ सकता है, इसलिए इसका मतलब समझ लो। ठीक है जी। अगली बात करते हैं फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन प्रिंसिपल। ये थोड़ा सा रिवर्स है। यहां पर कहा है उसने कि एक आवश्यकता पूरी करोगे तो आप अगली पर पहुंच जाओगे। ठीक है जी। ये सिद्धांत क्या कह रहा है? ये सिद्धांत ये कह रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं सोचूं कि मेरे पास एक प्राइवेट जेट हो, या मैं सोचूं कि मेरे पास हेलीकॉप्टर, मैं सोचूं कि मेरे पास बहुत अच्छी कार हो। अब बहुत अच्छी, मुझे लगता है कि 40-50 लाख की कार होनी चाहिए मेरे पास, मैंने सोच लिया, और मान लीजिए कि वो कार मैं नहीं खरीद पा रहा हूं, तो मैं क्या सोचूंगा? यार चलो ठीक है, 40-50 की ना हो तो क्या हुआ,
कम से कम कार तो होना चाहिए ना, तो मैं एक कार खरीद लेता हूँ छोटी से। अब इसमें क्या हो रहा है कि जब हमारी कोई बड़ी नीड पूरी नहीं हुई, व्हेन अ पर्सन कैन नॉट सेटिस्फाई अ हायर लेवल ऑफ नीड, अगर बड़ी लेवल की कोई नीड पूरी नहीं हो पाती है, then out of the frustration he regresses to satisfy the lower level of need। अगर मैंने कहा कि बहुत महंगी कार मैं खरीद नहीं पाता हूँ, तो फिर मैं सोचूंगा चलो ठीक है महंगी नहीं हुई कोई बात नहीं, एक कार तो होनी चाहिए ना मेरे पास। अच्छा कार की सोच रहा हूँ मैं, अब कार नहीं, कम से कम बाइक तो होनी चाहिए यार मेरे पास। अब बाइक नहीं है, कम से कम साइकिल तो होनी चाहिए ना मेरे पास। तो अब यहाँ पर क्या चल रहा है, वो रिवर्स चल रहे हैं। अगर मैं कोई बड़ी आवश्यकता मेरी पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं फ्रस्ट्रेशन में क्या करूँगा कि मैं उससे छोटी आवश्यकता क्या करूँगा, उसको पूरा करने का प्रयास करूँगा। दैट इज अ फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन प्रिंसिपल्स ऑफ द अल्डरफर। ठीक है दोस्तों, तो ये दो सिद्धांत आपको पता होने चाहिए। ईआरजी मैंने बता दिया आपको, कहां से कॉपी किया उसने, मैस्लो से। नाम है अल्डरफर, इसलिए मैं डफर कह रहा हूं क्योंकि इसने क्या किया, कॉपी से। अब पहुंचते हैं हम आगे थोड़ा सा यहां पर। तो मामला क्या है, मामला सिर्फ इतना सा दोस्तों, जो मैस्लोस का नीड हायरार्की थ्योरी है वो ये है। यहां पर क्या कहा जाता है, अगर मैं छोटे से बिंदु में समझो, कि सबसे पहले आप अपनी भौतिक आवश्यकताओं को, फिजियोलॉजिकल आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। रोटी कपड़ा मकान जो है वो यहां पर आप ढूंढते हैं। फिर आप जाते हैं सेफ्टी के बारे में बात करते हैं। देखिए इंसानों को लेकर के बहुत सिंपल सा एस्पेक्ट है, पूरी प्रकृति में ये फंडा चलता है, केवल इंसानों को लेकर के नहीं, पूरी प्रकृति में कहानी ये है। हाँ कहीं पर जाकर के थोड़ी चीज़ें फिर जो पशु हैं वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ नहीं जाते हैं, वो एस्टीम की तरफ नहीं जाते हैं, बट ये तो उनकी भी आवश्यकता होती है। ये दो अलग से इंसानों की आवश्यकता है। जैसे कैसे, फिजियोलॉजिकल, प्रकृति का नियम है भैया, आपको जीवन रहना है तो आप ताकतवर होने चाहिए। अगर आप ताकतवर नहीं होगे तो दूसरे प्राणी आपको निपटा देंगे, ये तय है। ठीक है, हर किसी की आवश्यकताएं है। शेर हिरण को इसलिए मार रहा है क्योंकि उसे भोजन चाहिए, हिरण घास को इसलिए खा रही है क्योंकि उसे भोजन चाहिए। ठीक है जी, तो फिजियोलॉजिकल में क्या होता है कि इंसान अपनी मूल आवश्यकताओं पर फोकस करता है, रोटी कपड़ा मकान, उसके भोजन मिले उसको, उसके तन पर कपड़ा हो और कोई उसके पास शेल्टर हो, ये आता है फिजियोलॉजिकल आवश्यकता। और ये हर किसी प्राणी की आवश्यकता है, ध्यान रखिएगा। जब हम यहाँ पर आ जाते हैं तो हम पहुँचते हैं फिर दूसरा सेफ्टी पर। हर इंसान चाहता है कि रोटी का उसकी व्यवस्था हो गई है, अब वो सुरक्षा चाहता है, सुरक्षा, वो जॉब सिक्योरिटी चाहता है, वो हेल्थ सिक्योरिटी चाहता है। ठीक है जी, इसलिए हम क्या उन जॉब को प्रेफर करते हैं जहाँ पर कि हमें सिक्योरिटी मिले। फिर हम हेल्थ इंश्योरेंस लेकर के चलते हैं, हम लाइफ को लेकर के प्लानिंग करते हैं कि मेरे पास थोड़ी सी प्रॉपर्टी बनी रहे, कल को जाकर कोई दिक्कत हो जाती है, कोविड जैसी कोई चीज़ आती है तो मेरे पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए ताकि मैं अपनी जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकूं। तो सेफ्टी हर कोई चाहता है, पर सेफ्टी के बारे में चिंता आप तब कर पाएंगे जब आपकी बेसिक, भूखे पेट आप कल की चिंता नहीं कर सकते ना दोस्त, आज का पेट भरा होगा तो कल की चिंता कर पाएंगे ना हम लोग। तो फिर क्या होगा, आप सेफ्टी की बात करेंगे। और जब सेफ्टी भी हमको मिल रही है तब हम बात करते हैं स्नेह की और बिलोंगिंग की, है ना। इंसानों की सभी की आवश्यकता होती है, पेट भर चुका है, कल की सुरक्षा हो चुकी है, अब हम हमारे दोस्तों के बीच में स्नेह चाहते हैं, हमारे प्रेम के बीच में, हमारे प्रियतमा के बीच में, लवर के बीच में, पति पत्नी के बीच में एक प्रकार का चाहते हैं, स्नेह चाहते हैं। पर एक कब चाहते हैं स्नेह, जब हमारे पेट भरे हों, जब हम सुरक्षित हों। जब हमारा पेट ही नहीं भरा होगा, हम कहते हैं ना कि भूखे पेट भजन नहीं होते, कहानी वही है, भूखे पेट प्रेम भी नहीं होता। ठीक है जी, और ना जो भूखा है उससे प्रेम होता है। तो फिजियोलॉजिकल पूरा हुआ, हम सुरक्षित हो गए, अब हम चाहते हैं स्नेह। ये स्टेज जैसी पूरी हुई, अब हम चाहते हैं पहचान, एस्टीम। ठीक है जी, अब ये भी पहचान मिल जाती है, हमारा एक रोब हो जाता है, लोग हमें पहचानने लगे हैं। अब इसके बाद हम पहुंचते हैं कहां पर दोस्तों, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर। जब हम स्वयं को खोजने में हमारा वक्त व्यतीत करते हैं। आप देखेंगे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जैसे बिल गेट्स की बात करेंगे अपन लोग। अब बिल गेट्स ने अपने करोड़ों की संपत्ति दान कर दी और कर रहे हैं रेगुलरली। भारत में बिल एंड मेलिंडा जो गेट्स फाउंडेशन है वो बहुत बड़े स्तर पे काम कर रहा है। क्यों काम कर रहा है, क्योंकि अब ये सबसे वो परे हो चुके हैं भाई साहब, सबसे परे हो चुके हैं। अब वो सेल्फ एक्चुअलेशन, खुद को जानने में कि हम लोगों की मदद कर सकें, है ना। आप देखा होगा कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं एक वक्त के बाद महंगी महंगी पेंटिंग खरीद रहे होते हैं, विजय माल्या साहब का नाम आता है इसमें, उनकी पेंटिंग बन गई फिर तो अब होता क्या कि हम स्वयं को जब जानने की कोशिश करते हैं तो हम पहुंच जाते हैं कहाँ पर, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर। ये एक वक्त के बाद ही होता है। छोटा बच्चा बात नहीं कर रहा होता सेल्फ की, वो खुद को जानना है, अबे पेट तो भले भले तरह। ठीक है जी, तो ये इस प्रकार से चलता है और ये दिया था मैस्लो ने, दिया ये फंडा। अब मैस्लो ने ये फंडा दिया है तो मामला क्या हुआ है कि अल्डरफर ने इन्हीं 5 चीजों को समअप कर दिया है इन 3 चीजों में। पहला क्या हो गया, एग्जिस्टेंस। तो अल्डरफर यहां पर आपसे कह रहे हैं कि देखो भैया, जो फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी
की जो बात कर रहे हो उसको मैं कहूंगा कि आप अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हो। जब रोटी कपड़ा मकान सुरक्षा की जब बात कर रहे हो, इसका मतलब आप स्वयं के अस्तित्व को बचाने को लेकर के आप सोच रहे हो। बात तो सही है, तो उसने इसको नाम दिया है एग्जिस्टेंस। अब सवाल बन सकता है, देखिए अगर बहुत सिंपल बनाऊं तो अल्डरफर की ईआरजी थ्योरी में ई का मतलब क्या है, तो पता होना चाहिए इट इज एग्जिस्टेंस। देखो अगर आप ये चीज़ों को पढ़ते हैं, अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं ना, मैं आपको पहले ही बता दूं कि आपके मन में किसी भी चीज़ को पढ़ करके ये जरूर सवाल उठना चाहिए कि इस चीज़ से क्या क्या सवाल आ सकते हैं। अगर ये आपने ये खोजना शुरू कर दिया तो आपका काम हो गया दोस्तों। अगला पहुंचते हैं हम रिलेटेडनेस, संबंध को लेकर के हम बात कर रहे हैं। तो ये क्या कहा है, लव एंड बिलोंगिंग, यहाँ पर भी हम संबंध ढूंढते हैं। एस्टीम कि लोग हमें जाने, यहाँ पर भी हम रिलेटेडनेस खोजते हैं। ठीक है जी, तो ये दोनों को मिलकर क्या बना आपका रिलेटेडनेस। ठीक है, तो ई आर और जी। फिर आखिरी में हम जब बात करेंगे एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जब मिला के बात करते हैं तो अल्डरफर ने इसको नाम दिया है दोस्तों क्या, कि दरअसल हम इन दोनों को मिला के हम ग्रोथ चाह रहे होते हैं। तो ये हो गया आपका ई आर जी थ्योरी। कहाँ से आया है, इट्स इंस्पायर्ड फ्रॉम दी मैस्लोज। ये आपने वहां पर लिंक अप क्रिएट कर लिया है दोस्तों। तो ये हो चुका है, ठीक है। अब इसको अगर अपन तीनों को अलग से पढ़ें तो पहला हो गया आपका एग्जिस्टेंस नीड, सबसे पहले अस्तित्व को बचाने की है। फिर हम संबंध को लेकर के हम बात कर रहे हैं। तीसरा हमारा हो चुका दोस्तों ग्रोथ की नीड जो होती है वो हमने यहाँ पर बात कर ली है। ठीक है जी, तो अब पहला सवाल ये बन सकता है कि बताओ ईआरजी का फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे, या वो पूछ सकता है कि बताओ एग्जिस्टेंस का जो मैस्लो के फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी जो मैस्लो ने कहा है उसका अल्डरफर की थ्योरी में क्या नाम है। तो आपको पता होना चाहिए कि उसका नाम क्या है, एग्जिस्टेंस। वो आपसे पूछ सकता है कि मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी में एस्टीम और लव बिलोंगिंग को लेकर के जो कॉन्सेप्ट बनता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग रिलेटेडनेस। या फिर मैं कहूं कि ईआरजी थ्योरी किसने दी हुई है, तो आपको पता होना चाहिए इट इज बीन गिवन बाय क्लिंटन अल्डरफर ने दी हुई है। ठीक है जी दोस्तों, तो ये हो चुकी है आपकी ईआरजी थ्योरी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए फेयर कॉपी के साथ, बनाइए अपनी फेयर कॉपी। ऐसे ही और वीडियोस अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ आप तक पहुंचते रहेंगे। आप सभी को नमस्कार।